हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ उसके बारे में। लास्ट क्लास में हमने कुछ अति महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की थी, उस बात को थोड़ा सा फिर से एक बार जो है हम देखेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो इटली के एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका रही। साथ में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि विक्टर इमैनुअल जो कि सार्डिनिया पिडमांट का शासक था उसकी अपनी क्या भूमिका रहती है। साथ में मैजिनी हो गया या फिर काबुर या फिर गैरिबाल्डी, उन सब की अपनी क्या क्या भूमिका रहती है। आज के क्लास में इस बात की चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम सब इस बात को भी समझेंगे कि जब इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ तो यूनिफिकेशन के पहले की इटली जो था वो किस तरह का राज्य था, किस तरह का देश था। ठीक है, जैसा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने ये कहा था कि इटली जो है केवल और केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, ये कोई देश नहीं है, कोई संगठित राज्य नहीं है, बल्कि यह केवल और केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये बात मेटरनिक ने कहा था। तो हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसी उसकी जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विशेषता रही होगी जिसने क्या किया, जिसने कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एकीकरण जो इटली का हुआ उसमें सहायक तत्व क्या क्या थे। साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इटली के एकीकरण का जो बाधक तत्व है वो बाधक तत्व क्या क्या है। हम लोग अगर इस पूरे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो इसमें इटली के एकीकरण के पहले की स्थिति क्या थी, इसके एकीकरण में सहायक तत्व क्या था, एकीकरण में बाधक तत्व क्या था, नेपोलियन की क्या भूमिका रही, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उनको मोटिवेट किया, विक्टर इमैनुअल की क्या भूमिका रही। ठीक है, इसी तरह से मैजिनी, काबुर और कह सकते हैं कि जो गैरिबाल्डी है उसकी भूमिका क्या रही, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किस तरह से उसको रोकने की कोशिश की, और सार्डिनिया पिडमांट का शासक जो है वो राजतंत्रीय शासन को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन विक्टर इमैनुअल की अगर हम बात करें तो अपने समकालीन यूरोप के अन्य देशों से के शासक से एक प्रकार से एक भिन्न प्रकृति का शासक था। और प्रकृति का भिन्न प्रकृति कहने का मतलब यह है कि वो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता था, बावजूद इसके वो लोकतंत्र राष्ट्रवाद का समर्थक शासक था। ठीक है, और यही बात अन्य यूरोपीय देशों के शासकों से उसे अलग कर देता था और यूनिफिकेशन में उसकी अपनी इस सोच का बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि रोल रहा। इन बातों को आज के क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलू के युद्ध में एक प्रकार से उसका क्या हुआ, उसकी पराजय हुई। उसको जो है कह सकते हैं कि इसके बाद जो वियना व्यवस्था बनी थी ना, जो वियना कांग्रेस की स्थापना हुई या उसकी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने किस तरह से जो है इटली के जो लोग थे उन लोगों में एक प्रकार के असंतोष के भाव को जन्म दिया। और असंतोष कहीं ना कहीं अगर पराधीन कोई देश है और वहाँ की जनता अगर वो एक प्रकार से असंतुष्ट है, ठीक है, शासन करने वाली सत्ता के विरोध में अगर यह असंतोष की भावनाएं पनपने लगती है तो वही राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत करती है और उस राष्ट्रवाद की आंधी में फिर शासन करने वाला जो भी वंश होता है या जो भी राज्य होता है उसको अपने पतन के कह सकते हैं कि हद तक उसे गुजरना पड़ता है। और यही जो है वहाँ पर भी हुआ। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 1815 से लेकर 1871 तक की बात करेंगे। और 1871 कहने का मतलब यह है कि रोम पर विक्टर इमैनुअल की जो विजय होती है, यानी कि 1815 की वियना बंद व्यवस्था से लेकर 1871 ईस्वी में जो पेपल स्टेट का जो केंद्र था रोम, उस रोम पर जो है कह सकते हैं कि विक्टर इमैनुअल के नियंत्रण के साथ ही जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है।
तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें हमें समझने की आज ज़रूरत है और इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में हमें कहीं पर भी जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े। केवल पॉइंट्स हमारे पास एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये पॉइंट्स है, बाकी हमें लिखने की जो भी कंटेंट्स की आवश्यकता होती है उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को समझना और आपके लिए बहुत ज़रूरी है और समझाना मेरे लिए जो है एक काम है और वो काम मैं सफलतापूर्वक करने की कोशिश करूँगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास प्रारंभ करने वाला हूँ और आप सब जल्द से जल्द जुड़ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब से मुखातिब हो जाऊँ, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग भी जो है थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, ठीक है? बात आप सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैभव जी, अमित कुमार पांडे जी, महेंद्र प्रजापति, ठीक है? आप सबको देखने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, आप सबको बातें समझ में आ रही है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जब हम सब कह सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम लोग यूरोपियनों के हिंदुस्तान में आगमन की बात करते हैं तो उस समय हम सब ये देखते हैं कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी का हिंदुस्तान में आगमन होता है। लेकिन यूरोप में जो कह सकते हैं कि बाद के दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दो बहुत ही महत्वपूर्ण देश यानी जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली का कहीं कोई नामो निशान हम नहीं देखते हैं। जब 1498 में वास्को डी गामा आता है, स्पेन का कोलंबस चलता है, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, या फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर कह सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी जो है कंपनियों का हिंदुस्तान में या यूरोपियनों का हिंदुस्तान में आगमन होता है। लेकिन इस समय तक अगर हम देखें तो जो सभ्यता और संस्कृति के विकास में अगर हम बात करें कि जो मतलब जो पुनर्जागरण हुआ था, जो मॉडर्न यूरोप का जन्म हुआ था, जो सामंतवाद का पतन हुआ था, पूंजीवाद का उदय हुआ था, ये सारी जो बातें थी ना, ये बातें याद रखिएगा। यूरोप के अन्य देशों पर तो अच्छा इंपैक्ट डाला, लेकिन जर्मनी और इटली जो है कह सकते हैं कि इस विकास की दौड़ में वो थोड़ा पीछे रह गया। और पीछे रह गया इसलिए ये सब दौर में आप देखते हो जर्मनी और इटली की कहीं कोई भूमिका रहती नहीं है, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो कारण है, इटली के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हुए जर्मनी छोड़ते हैं, ठीक है? इटली में अगर आप देखिएगा तो वो क्यों जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस विकास की आंधी में या विकास की दौड़ में वो पीछे क्यों रह गया, ठीक है? इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो कारण ये था कि जो इटली था ना, वो छोटे छोटे 8 राज्यों में विभक्त था। 8 राज्यों में विभक्त था। ये नक्शा शायद आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा इसके थ्रू जो है समझाने की। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा बड़े से जो है ये क्या है कि समझो, ये तो पूरे यूरोप का जो है नक्शा है। और पूरे यूरोप के नक्शे की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, इटली का क्षेत्र है, ठीक है? इटली का क्षेत्र है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये एक कोहेसिव स्टेट के रूप में है। और यहां पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर ना ये आल्प्स पर्वतमाला है, ठीक है? और इसके नीचे इधर देखिए मेडिटेरेनियन सी जो है, वो सब मेडिटेरेनियन सी है। और आप इस बात को समझिएगा कि ये फ्रांस है, ये हो गया ब्रिटेन हो गया, ठीक है? ये फ्रांस है और ये क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो इटली का वो एकीकरण कभी भी नहीं चाहता था, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटेन और फ्रांस होगा वो इटली के एकीकरण का बाधक तत्व होगा। और बाधक तत्व क्यों होगा? क्योंकि आप देख लीजिए इटली की जो अवस्थिति है, ठीक है? आप पहले ये समझिएगा क्यों बाधक तत्व है। अगर इसको विस्तार से समझें तो आपको ये पता होगा कि जो बाह्य देशों के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध थे, पुर्तगालियों के आगमन के पहले की अगर हम बात करें तो बाह्य देशों के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध जो जल मार्ग से स्थापित होता था ना, तो उस जल मार्ग से जब हम बात करते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है वो क्या है कि ये भारत है, ठीक है? आप ऐसे एक लमसम जो है आइडिया मोटे तौर पर जो है ये है इस तरह से, ये हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, ये हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है? बस अभी इससे ही मतलब है हमारा, ठीक है?
तो यहां पे आप देखिएगा ये जो है पुर्तगाल है, स्पेन है, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग है, ये इंग्लिश चैनल है, यहां पर यूनाइटेड किंगडम है, आपने देखा है ना। तो देखिए बाह्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध होता था वो बहुत पुराने जमाने से होता था ना, आपको पता है। लेकिन जब समुद्री मार्ग की बात करते हैं तो यहां से, ठीक है, यहां से क्या होता था कि समुद्री जहाज इधर चलता था, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से होते हुए फारस की खाड़ी में प्रवेश कर जाता था और यहीं पे सीरिया के अलेप्पो नामक स्थान में वस्तुओं को उतारता था, फिर यहां से इधर चलता था, यहां पर मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में वस्तुओं को उतारता था और यहीं से ये वापस लौट जाते थे, यहीं से ये वापस जाते थे, इधर से वापस, इधर से वापस आ जाते थे। यानी कि इसके अतिरिक्त किसी भी समुद्रिक मार्ग की जानकारी 1498 के वास्को डिगामा के पहले नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो व्यापार था ना, इसके अगर एशियाई हिस्से की बात करें, इसके एशियाई हिस्से पर कंट्रोल किसका था? अरब वासियों का, ठीक है, कंट्रोल किसका था? अरब वासियों का कंट्रोल था। लेकिन इसके यूरोपीय हिस्से की अगर हम बात करें तो यूरोपीय हिस्से पर जो है कंट्रोल किसका था? इटली वासियों का। ये आपको हमने कई बार बताया, ठीक है। आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत का बाह्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध था बहुत पहले जमाने से, सिंधु घाटी सभ्यता से, आप ये सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम सामुद्रिक साम्राज्य की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो सामुद्रिक जो मार्ग था, ये मार्ग यही मार्ग था, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। और इसके जो एशिया के हिस्सा था ना उस पर अरब वासियों का, जबकि उसके इटली यानी यूरोपीय हिस्से पर जो है इटली वासियों का कंट्रोल था। और कंट्रोल क्यों था? देखिए ये है भूमध्य सागर का क्षेत्र और यहीं पे जो है इटली जो है वो क्या है कि एक देश था, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इटली इसीलिए दिनानुदिन संपन्न होता चला गया। सोचिए, यानी इससे यहां से दो निष्कर्ष आपको लेना है, ठीक है। इसे बताने के पीछे जो हमारा मकसद है वो मकसद है कि इससे आपको दो कंक्लूजन लेना है। और वो दो कंक्लूजन क्या है? सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि इटली का अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है, एक समृद्ध अतीत रहा है। ये चीज ध्यान रखना है। ये समृद्ध अतीत क्या करेगा? ये गौरवशाली अगर अतीत आपका है, बीच में किसी कारणवश है कुछ दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो स्थिति है वो स्थिति थोड़ी सी जो है वो दयनीय हो जाती है। तो दयनीय जब होती है ना तो आप क्या करते हो कि उस वक्त अपने को संभाल कर इस आधार पर रखते हो कि हमारा अपना एक गौरवशाली अतीत है, बस वक्त की थोड़ी सी जो एक मार हम पर पड़ी है जिसकी वजह से थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, जो अपना गौरवशाली अतीत है उस गौरवशाली अतीत का फिर से कंटिन्यूएशन स्टार्ट होगा, फिर से उसकी अपनी एक सातत्यता जो है वो क्या है कि वो प्रारंभ जो है फिर हम सब कर सकते हैं। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो सहायक तत्व की बात कर रहे हैं ना बार बार, वो सहायक तत्व में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इटली की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही थी, अपना एक डिस्टेंट, एक गोल्डन जो है वो क्या है कि उसका एक डिस्टेंट पास्ट रहा था और वो कहीं ना कहीं जो है इटली वासियों को प्रेरित करता था। उसके नेशनलिज्म का जब कह सकते हैं कि एक जो बुनियाद एक जो उसका जो कॉन्सेप्ट को जब वहाँ पे मतलब नेपोलियन है वो सब जब उसे इनकरेज कर रहा था, ठीक है ना, उसको जब एक तरह से उसको सपोर्ट जब कर रहा था तो बार बार उसने इटली वासियों को यही बतलाने की कोशिश की कि आपका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। यहां पर एक बात समझिएगा, मुझे एक बात याद आती है, हालांकि थोड़ा सा मतलब विषयांतर हो जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेकिन इसी क्लास का जो मतलब होता है ना वो मतलब यही होता है, यही समझना है कि आपको जो है यही समझना होता है कि क्लास में क्या चीज है। यहां पर एक बात समझिएगा, ईबी हैवेल का नाम शायद आप सबने सुना होगा, ठीक है। ईबी हैवेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटी है, ठीक है। ईबी हैवेल जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, ईबी हैवेल। और आप देखिएगा अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री का अपनी एक गौरवशाली जो है वो क्या है कि एक कला की परंपरा रही है। जब मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में भी जो है
एक गौरवशाली परंपरा रही है आर्ट की। यहां पर भी आर्ट की अजंता, एलोरा, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, सब कुछ आप देखिएगा, आपको एंशियंट काल में एक समृद्ध कला की विरासत जो है आपको देखने को मिलेगी। मध्यकालीन भारत में दिल्ली का लाल किला, तो आपका आगरा का लाल किला, तो फतेहपुर सिकरी, तो महरौली का जो कह सकते हैं कुतुब मीनार, ये सारी चीजें आप यहां पर भी देखते हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर फिर क्या होता है? अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होता है और अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बनाया और क्या किया उसने जो है, उसने एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि भारत में जो विक्टोरियन एज की जो कला थी, ब्रिटेन की जो वेस्टर्न कला था, उसको हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और यह बताया गया कि भारत का कुछ भी अपना अतीत नहीं रहा है, हमेशा से सदियों से ये कुचला जाता रहा है, इसे शासन करना नहीं आता है, भारत हमेशा विदेशियों के द्वारा शोषित होता रहा। क्यों? इसलिए होता रहा क्योंकि इनको शासन ही करना नहीं आता है। ये परलोक में रमे रहने वाले लोग थे, ठीक है, सांप सपेरों का देश था, मदारियों का देश था। ये तमाम तरह के ऐसे आरोप लगाए गए, आरोप लगाकर अपनी जो मान्यता, अपनी इंग्लिश भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जो है कह सकते हैं कला, ये सब कुछ उसने हिंदुस्तान में लादने की कोशिश की और भारत भी जो है डिमोरलाइज था, ठीक है। हिंदुस्तानी भी जो है वो क्या थे, वो देखा कि सचमुच में यार यहाँ पे तो सती प्रथा है, सचमुच में यहाँ पे तो विधवा पुनर्विवाह होते नहीं थे, विधवाओं की स्थिति दयनीय है, नरबली प्रथा है, ये तमाम तरह की चीजें। तो भारतीय भी जो है कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो है वो ग्रसित है और उनको लगा कि नहीं, सचमुच में हमारी कोई परंपरा नहीं है। तो ईवी हैवेल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक महान शख्सियत है। इन्होंने क्या किया, भारतीयों से ये कहा, ठीक है, भारतीयों से उन्होंने ये कहा कि अपना अतीत तो देखो, अपना पास्ट तो देखो, कितनी गौरवशाली परंपरा रही है। आपकी अजंता एलोरा की गुफा के जो तस्वीर है, बाघ की गुफा की जो तस्वीर है, भीमबेटका, ये सब तमाम तरह की चीजें बताई। बोले कि आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना है, आपकी अपनी भी अपनी गौरवशाली अतीत रहा है, आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रही है और आपको किसी विदेशी कला को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा जाता है इसने एक तरह से भारतीयों को बहुत प्रेरित किया। तब अवनींद्रनाथ टैगोर वगैरह सब आते हैं और तब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना होती है, भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना होती है और धीरे धीरे भारत में फिर एक मॉडर्न जो है आर्ट एंड कल्चर का जन्म होता है। उसी में नंदलाल बोस, तो कह सकते हैं कि इसके बाद ये अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह सब भी जो है 63-64 साल की उम्र में वो चित्रकार बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो क्या की चीजें होती है। तो इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, नेपोलियन की बात करते हैं, तो नेपोलियन जब इटली पहुंचा ना, तो उसने ये कहा कि तुम्हारी अपनी एक गौरवशाली अतीत रही है, तुम्हारा अपनी एक महान जो है विरासत रही है, उसको केवल जगाने की आवश्यकता है। तो यहां पर हमने क्या कहा, 2 कंक्लूजन याद रखना है। पहला कंक्लूजन कि इटली की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही थी। दूसरा कंक्लूजन क्या याद रखना है, दूसरा कंक्लूजन याद रखना है यहां पर कि दूसरा कंक्लूजन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कभी भी ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी तो इतने समझदार, इतने बेवकूफ राष्ट्र तो थे नहीं ना, वो इतना समझदार देश था कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये इटली फिर से यूनाइट हो गया, फिर से ये संगठित हो गया, तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसका जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वो इतना शानदार है कि वो क्या करेगा, अपने पुरानी जो अतीत में जो अपनी उसकी एक मोनोपोली हुआ करती थी पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संदर्भ में, वो फिर से उसको लाना चाहेगा। और जब वो फिर से उसी कोशिश में रहेगा तो हमारी जो भूमिका अभी पूरे दुनिया के स्तर पर है, दुनिया के व्यापार पर, वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए एकीकरण में सहायक तत्व एक हो गया गौरवशाली अतीत, लेकिन एकीकरण का बाधक तत्व जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो है फ्रांस और ब्रिटेन की थिंकिंग, उसका जो अपनी जो सोच थी, उस सोच में या उसकी जो कह सकते हैं कि स्टेटस पूरी दुनिया में
कह सकते हैं कि अभी जो बनी हुई थी वो इसलिए बनी थी कि इटली या जर्मनी जैसा कोई किसी राष्ट्र का कोई उसको जो है आप कह सकते हो कि उसको कहीं उसकी तरफ से कोई चुनौती मिलने की संभावना नहीं थी। तो यूनिफिकेशन में ये ध्यान रखना है कि जो फ्रांस होगा या फिर जो जर्मनी होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया। आप बोलोगे सर नेपोलियन के बारे में तो आप बोल रहे हो वो भी तो फ्रांस का था, आप बोल रहे हो कि वो यूनिफिकेशन में वो सहायक तत्व है। तो ये ध्यान रखिएगा वो सहायक तत्व तब रहेगा जब तक कि वहां पे जो ऑस्ट्रिया था ना, उस ऑस्ट्रिया को जब तक उसको भगाएगा नहीं तब तक नेपोलियन अपना हित वहां पे साध नहीं सकेगा ना। और भगाने का एक तरीका क्या है, भगाने का तरीका यह है कि वहां के लोगों को ही उकसाओ, लोगों को ही भड़काओ। यानी याद रखना है कि नेपोलियन ने, अगर ये बात सही है कि यूनिफिकेशन की प्रथम जो चाहत, जो डिजायर है इटली वासियों में जिसने पैदा किया वो नेपोलियन था, लेकिन नेपोलियन दिल से नहीं चाहेगा कि वो यूनिफिकेशन उसका हो जाए और वो मेरा ही विरोधी हो जाए। तो जब यूनिफिकेशन, जब उसने क्या किया, जब ऑस्ट्रिया को वहां से खदेड़ दिया तो वहां पर एक तरह से वो क्या हो गया, वहां का राजा हो गया। वहां का जो है सब वहां की जनता भी खुश थी कि ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य को नेपोलियन ने भगा दिया और हमको मुक्त कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, उसको अपना उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया, जब उसी तरह से उसने उसका शोषण स्टार्ट किया जिस तरह से कि कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी देशों ने किसी अन्य देश का शोषण किया, तो वहां की जनता फिर भड़क जाती है। और फिर तब तक जो है वो क्या होता है कि ऑस्ट्रिया, प्रेशा, फिर ब्रिटेन, है ना, इसके बाद रूस, ये सब मिलकर एक गुट बनाता है। और वो क्या करता है कि वो नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में क्या करता है, पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद फिर क्या होता है कि नेपोलियन ने अपेक्षाकृत, उसने क्या किया था ना कि उसने जो 8 राज्य थे ना, उस 8 राज्य को उसने जो है उसने संगठित करके उसको 3 स्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। उत्तरी स्टेट, दक्षिणी स्टेट और पैपल स्टेट हो गया, उसको 3 भागों में बांट दिया था। तो अपेक्षाकृत क्या था ना कि एक तरह से कह सकते हैं वहां के लोगों को मतलब यूनाइट होने की जो लाभ है, उस लाभ से उसको परिचय करा दिया था। लेकिन 1815 की वियना जो कांग्रेस की व्यवस्था होती है, नेपोलियन तो पराजित होता है, उसको वहां से जो है वाटरलू से कहां भेज दिया, सेंट हेलेना वगैरह में भेज दिया गया। लेकिन इधर क्या किया कि नेपोलियन ने इटली को, जो संगठन या एक एकता की भावना जो पैदा की थी, उसको तोड़ने के लिए उसने क्या किया, फिर से इटली को जो है उसने उसी तरह से वेनेशिया, लोम्बार्डी जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। पैपल स्टेट को फिर से स्थापित किया गया। दक्षिण भारत में जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज जो थे, सिसिलीज एंड नेपल, वो जो है फिर से, और उधर सार्डिनिया, पिडमांट जो है वो क्या है। तो इस तरह से क्या हुआ कि फिर से उसको जो है वो क्या है कि एक तरह से डिवाइड कर दिया। ये भी बातें एक तरह से बाधक तत्व है यूनिफिकेशन में। ठीक है, अभी मैं अलग अलग बता रहा हूं, लेकिन लास्ट में अभी एक जगह पर वो सारी बातें शॉर्ट में मैं आपको लिखाऊंगी कि क्या क्या बाधक तत्व थे और क्या क्या सहायक तत्व थे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए ना। अब यहां पे देखिए बाधक तत्व में एक बहुत बड़ी बाधा जो होगी, वो बाधा होगी क्या कि ये जो कह सकते हैं कि जो इटली था ना, ये इटली जो है ये 8 राज्यों में 8 भागों में विभक्त था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, शायद आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या क्या है, वो 8 राज्य जो है वो कौन कौन सा है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सार्डिनिया पिडमांट का राज्य होगा। एक तो पिडमांट इधर है, देखिए यहां पर इस चीज को समझिएगा। ये अगर आप नक्शा समझ गए ना तो फिर आप समझ जाइए, फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जो है ना, ये है, कौन सा कलर लूं, हाँ, ये जो है ना, ये देखिए ये है आपका पिडमांट का क्षेत्र और ये है सार्डिनिया। ठीक है, ये सार्डिनिया पिडमांट का ही शासक होगा विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर इमैनुअल हो जाएगा। तो सार्डिनिया पिडमांट का एक राज्य हो गया। इसके बाद देखिए लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा परमा, है ना, ये देखिए परमा है, मोडेना है, टस्कनी, ये हो जाएगा आपका जो है परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो है हो जाएगा आपका
ठीक है, परमा, मोडेना, टस्कनी, एक ये हो गया। तो पहला हो गया सार्डिनिया पिडमांट, दूसरा हो गया वेनेशिया लोम्बार्डी हो गया, दो हो गया, तीसरा हो गया परमा, मोडेना, टस्कनी। ये पांच, दो मतलब तीन, दो तीन पांच हो गया। इसके बाद ये पेपल स्टेट हो जाएगा। पेपल स्टेट मतलब हो गया कि ये जो रोम, देखिए रोम यहां पर है ना, रोम में एक्चुअली क्या था कि यहीं पर एक तरह से समझिएगा कि रोमन साम्राज्य कभी यहीं से संचालित हुआ करता था, और ये कैथोलिक चर्च का जो है वो क्या हुआ करता था, प्रधान हुआ करता था एक प्रकार से, कैथोलिक चर्च का। और यहीं से पूरी दुनिया में जो कैथोलिक धर्म का प्रभाव था ना पूरे दुनिया में, वो यहीं से एक प्रकार से उसका प्रस्फुटन हुआ था। ठीक है, तो ये एक यहां पर जो है, तो देखिए बाधक तत्व में क्या हो जाएगा कि एक बाधक तत्व ये होगा कि पेपल स्टेट यहीं पर है, और पेपल स्टेट का मतलब यह है कि ये सार्डिनिया पिडमांड का विक्टर इमैनुअल जो है इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता था कि अगर हम क्या करेंगे, यूनिफिकेशन जब करेंगे तो रोम को जब मिलाएंगे हम, ठीक है, रोम के बिना तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो अधूरा है। तो विक्टर इमैनुअल इस बात को जानता था कि अगर हम रोम को मिलाते हैं तो जितने भी यूरोपियन कैथोलिक जो देश है वो सारे देश हमारे क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। और फ्रांस जो था ना वो क्या करता था कि रोम का जो पोप था, चर्च था उसका, कैथोलिक चर्च का, उसका वो रखवाला टाइप का था। ठीक है, वो रखवाला था और उसकी अपनी एक सेना रहती थी। कोर्सिका जो द्वीप था ना, उस कोर्सिका द्वीप के पास जो है, ये कोर्सिका द्वीप ये वाला, ये कोर्सिका द्वीप है, समझ रहे ना। तो यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर वो क्या करता है कि वो अपनी सेना रखे रहता है फ्रांसीसी, और जब तक इसकी सेना यहां पे रहेगी फिर ये रोम को मिलाना, ठीक है, ये विक्टर इमैनुअल के लिए जो है वो एक मुश्किल भरा कार्य था, इसलिए उसको बड़ा इंतजार करना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो आपने मेजिनी, काबूर का नाम सुना है, या फिर आपने जो है गैरीबाल्डी का नाम सुना है, विक्टर इमैनुअल जो है वो शासक था, और ये सब मेजिनी हो गया, गैरीबाल्डी हो गया, सॉरी काबूर और गैरीबाल्डी विशेषकर, ये सब एक प्रकार से उसका प्रधानमंत्री की तरह था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मेजिनी आया, मेजनी चला गया, इसके बाद काबूर आया, काबूर चला गया, गैरीबाल्डी आया, गैरीबाल्डी चला गया। आप सोचिए 1862 तक में विक्टर इमैनुअल के सारे योग्य सेनापति और योग्य जो कह सकते हैं कि लंबरदार थे, जो यूनिफिकेशन के पताका लहराने वाले थे, इन सब की डेथ हो चुकी होती है। और बेचारे को जो है एक तरह से 1862 के बाद उसे अकेला जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें वो कारगर होता है, सिद्ध होता है, वो सफल होता है। और आप ये समझ जाइए कि 1871 के पहले तक जो है वो क्या करता है कि इधर से जैसे ये सार्डिनिया पिडमांट था ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, ये क्षेत्र उसका अपने हिस्से में था, ये तो उसने उसको मिला लिया, लेकिन इसके बाद वेनेशिया और लोम्बार्डी है ना, इसको उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया से छीन लिया, ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया। तो ये भी क्या होता है कि ये भी एक प्रकार से मिल जाता है। इसके बाद काबूर जो है वो क्या होता है कि वो एक तरह से उसके नेतृत्व में इन सारे क्षेत्रों को मिलाया जाता है। लेकिन यहां पे देखिएगा कि ये जो सिसिली जो था ना, ये यहां से आप देखिए कितना दूर है। अगर आप इधर से आएंगे तो कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सार्डिनिया पिडमांट जो काबूर था ना, वो काबूर ने क्या किया, और बाद में गैरीबाल्डी ने समुद्री मार्ग से यहां पर गया और इसको इसने क्या किया, कब्जे में कर लिया। तो ये इसके कब्जे में आ गया, बच गया था क्या, पेपल स्टेट बचा हुआ था। और पेपल स्टेट का मतलब है पोप का जो स्टेट था। इस समय तक जो है आप समझ जाइए कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली का करीब करीब सारा काम पूरा हो चुका था। विक्टर इमैनुअल का जो योग्य सेनापति वगैरह या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सब की डेथ हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात कि विक्टर इमैनुअल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर हम इसको डायरेक्ट जो है पेपल स्टेट को अगर मिला लेंगे तो हमको उन सारे देशों की दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है जहां पर कैथोलिक धर्म का प्रभाव है। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया ना, मौके का इंतजार किया, उसने थोड़ा सा वक्त लिया, थोड़ा सा समय लिया, और उस स्थिति का जो है वो क्या है कि उसने इंतजार किया। जब हम कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी कि आप आयरन तब करते हो ना जब वो गर्म हो जाता है, तो बस उसी तरह के समय का इंतजार करने लगा। और इस बीच क्या हो जाता है कि फ्रांस का जो ना, ये फ्रांस है, फ्रांस का जर्मनी प्रशा के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो प्रशा के साथ फ्रांस का जब युद्ध प्रारंभ हुआ ना, तो फ्रांस को अपनी सेना मजबूरन यहां से ले जाना पड़ता है।
ये आपको समझना, ठीक है। यहां से वो अपनी सेना जो है वो क्या है कि बुला लेता है। तो यहां पे उसने खाली देखा तो विक्टर इमैनुअल को जो एक अवसर मिला और उसने फिर यहां से आया और उसके बाद इस पेपल स्टेट को भी जो है मिला लेता है। और ये काम जो है 1871 में होता है, 1871 एडी में ये काम जो है वो हो पाता है। तो 1871 ईस्वी में ये काम होता है और उसके बाद जाकर फाइनल जो है, फाइनली एक तरह से आप समझ जाइए कि वो जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का काम जो है पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आप समझ रहे हैं। तो अभी एक शख्सियत का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मैज़नी का क्या कंट्रीब्यूशन है, काबूर का क्या है, गैरीबाल्डी का क्या है, ठीक है। तो मैज़नी जो है ना, ये ध्यान रखना, मैज़नी को जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैज़नी, ये याद रखिएगा, इसको सोल ऑफ इटली कहा जाता है, इटली की आत्मा, इटली की आत्मा कहा जाता है। काबूर याद रखना है, काबूर को कहा जाता है ब्रेन ऑफ इटली, इटली का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक है गैरीबाल्डी, ठीक है। इसके बाद तीसरा है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को कहा जाएगा सोर्ड ऑफ इटली, इटली की तलवार, इटली का तलवार, ठीक है। इटली का तलवार कहा जाएगा। इटली का तलवार। अगर इसको थोड़ा सा और आगे हम ले जाएं, आपको नक्शे में दिखाएं कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यहां पर आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये है मैज़नी, ठीक है, और ये काबूर है और यही है गैरीबाल्डी, ठीक है। ये क्या है, गैरीबाल्डी है। तो यहां पे देखिए ये तीन जो है आप कह सकते हो, और विक्टर इमैनुअल। यहां पे देखिए मैज़नी की अगर हम बात करें तो मैज़नी के बारे में ये कहा जाता है कि इनको युवाओं की शक्ति में बड़ा भरोसा था और उनको ये लगता था कि युवाओं की जो अंदर जो ऊर्जा है, जो ताकत है, उस ताकत के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। और मैज़नी जो है वो क्या था कि वहां पर क्या हुआ था कि जब ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था ना, तो ऑस्ट्रिया का जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से इटली के जो राज्य थे, उन राज्यों पर जब अत्याचार बढ़ने लगा तो ऑस्ट्रिया का जो शासक है, उस शासक के जो है कह सकते हैं कि विरुद्ध मुकाबला करने के लिए वहां पर क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वहां पर क्या होता है, कार्बोनरी एक नामक एक संस्था का गठन होता है, कार्बोनरी, ठीक है। ये कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में होता है और ये जो है ना क्रांतिकारी संस्था थी, गुप्त संस्था थी, ठीक है। एक गुप्त संस्था जैसे होता है ना, जैसे हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की अपनी बहुत सारी गुप्त संस्थाएं हुआ करती थी ना, जैसे कि अनुशीलन समिति है ना, तो ये वारेंद्र घोष की जो है, भूपेंद्र नाथ दत्त की जो अनुशीलन समिति थी, ये सब बहुत खुली हुई जो है कह सकते हैं, ये ओपन कह सकते हैं कि ये नहीं, ये समितियां नहीं हुआ करती थी, ये गुप्त समिति के रूप में। तो इसी तरह से वहां पर एक कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना हुई और वो क्या कर रहे थे कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है वहां की जनता को एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे थे, उनको कह सकते हैं एजुकेट कर रहे थे। तो जो मैज़नी था ना, वो मैज़नी क्या हुआ, इसी कार्बोनरी का सदस्य बन गया, बाद में उनको क्या किया गया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इटली से निर्वासित कर दिया गया। फिर
बाद में आया और उसने एक संस्था बनाई थी तरुण इटली। ठीक है, इसने एक संस्था बनाई जिसे कहा गया तरुण इटली। ठीक है, ये कार्बोनरी संस्था है ना, इसका स्थान इसने ले लिया तरुण इटली ने। और बाद में तरुण इटली ही नहीं, इसने तरुण यूरोप नामक भी एक संस्था का गठन किया। तरुण यूरोप नामक एक संस्था का भी गठन किया। और इसने जो एक प्रकार से वहां की युवाओं को जो है, मतलब देखिए इसका जो है ना, ये मेज़िनी और काबुर में एक बहुत बड़ा अंतर क्या था ना, कि मेज़िनी जो है ना वो ये सोचता था, जैसे देखिए हमने कल के भी क्लास में बताया कि मेज़िनी ये सोचता था कि नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो वास्तव में इटली वासियों के अपने प्रयासों से आना है। उसमें किसी भी इंटरनेशनल जो है वो क्या है कि हमें जो है किसी हस्तक्षेप की या सहयोग की आवश्यकता नहीं है, ये खुद के प्रयासों से होना है, हमें खुद से इस मुकाम को हासिल करना है। और इसके लिए वो युवाओं को एक बहुत बड़ा माध्यम मानते थे, युवाओं की जो है योगदान को वो क्या है कि स्वीकार करते थे और युवाओं की ताकत में उनका भरोसा था। और इसीलिए यंग इटली, यंग यूरोप जैसी संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दुर्भाग्य से आप ये समझ लीजिए कि कुछ समय के बाद, उसका ईयर तो पता नहीं है कि कब डेथ हुई है, ठीक है, हालांकि हमने लिखा है, लेकिन फिर भी जो है ये समझ लीजिए कि मेज़िनी की जो है वो क्या हो जाती है कि दुष्काल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद काबुर जो है, काबुर भी जो है धीरे धीरे उभर कर सामने में आते हैं। लेकिन काबुर जो है, और वो किसका, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बनता है। काबुर की जो पॉलिसी थी ना, वो पॉलिसी मेज़िनी से अपेक्षाकृत थोड़ा सा डिफरेंट था और हमें लगता है कि वो कहीं ज्यादा जो है प्रैक्टिकल था। मेज़िनी जो था ना वो आदर्शवादी ज्यादा था और काबुर जो है वो क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल शासक था। और उसने दो तीन बातें, मतलब दो तीन कंक्लूजन पर वो पहुंच गया था। और वो सबसे पहला कंक्लूजन है कि कंक्लूजन उसका ये था कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा ये सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में होगा, यानी विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में ही होगा, उसको हटाना नहीं है। मेज़िनी जो था ना वो लोकतंत्र का, गणतंत्र का समर्थक था, राष्ट्रवाद का समर्थक था, यानी कि वो राजतंत्र का समर्थक नहीं था, वो लोकतंत्र गणतंत्र का समर्थक था। यानी कि मेज़िनी की नज़र में एक प्रकार से मुझे लगता है कि राजतंत्र जो है वो सही नहीं था और विक्टर इमैनुअल जो है वो सार्डिनिया पिडमांट का राजा था। काबुर जो है वो कहता था कि नहीं, ये जो सार्डिनिया पिडमांट का राजा है ना, ये राजतंत्र का, भले ही जो है राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन ये संवैधानिक राजतंत्र की जो है, ये निरंकुश राजतंत्र नहीं, संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोकतंत्र के समर्थक है, ये राष्ट्रवाद के समर्थक है। इसीलिए काबुर जो होता है ना वो राजतंत्र को चुनौती नहीं देता है, मेज़िनी जो है वो राजतंत्र को चुनौती देता हुआ मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि यहां पर काबुर जो है वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाता है कि जो भी यूनिफिकेशन होगा ना, वो यूनिफिकेशन जो है वो किसके नेतृत्व में होगा, वो सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में ही होगा। थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। तो वो उसने ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि ये जो नेतृत्व है वो क्या है, काबुर का है ना। तो पहली चीज क्या हो गई कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि जो यूनिफिकेशन होगा इट विल ओनली बी द अंडर द लीडरशिप ऑफ द सार्डिनिया पिडमांट, ठीक है ना, यानी विक्टर इमैनुअल के ही नेतृत्व में ये हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसने इस बात को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज नॉट ओनली मतलब कह सकते हैं कि वो केवल जो है इटली के वश की बात नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा निष्कर्ष। तीसरा निष्कर्ष किस पर, उस पर क्या पहुंचा, तीसरा निष्कर्ष पे वो पहुंचा कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक तत्व जो है ऑस्ट्रिया है, इसलिए ऑस्ट्रिया को जो है वो इटली से जो है खदेड़ना पड़ेगा। ये तीन निष्कर्ष पे पहुंचा था और बहुत ही प्रैक्टिकल जो है, ये मेज़िनी ऐसा नहीं कर सका था। ये चीज ध्यान रखना है कि मेज़िनी, काबुर, गैरीबाल्डी है ना, विशेषकर काबुर जो है, और मेज़िनी से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये चीज हो गया कि उसने 3 निष्कर्ष पहुंचा और अब उसकी जो है कोशिश प्रारंभ कर दी और सार्डिनिया पिडमांट को उसने संवैधानिक राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का विरोधी था। मेरी बात समझिएगा कि जो मेजिनी था वो गणतंत्र का समर्थक था, राष्ट्रवाद का समर्थक था, और राजतंत्र के किसी भी रूप का जो है वो क्या है कि समर्थक नहीं था। लेकिन जब हम बात करते हैं काबुर की, तो काबुर जो है वो क्या करता है, वो गणतंत्र का समर्थक नहीं होता, लेकिन राष्ट्रवाद का समर्थक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो है कह सकते हैं संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक होता है, निरंकुश राजतंत्र का वह भी आलोचना करता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये चीज हो गया तो विक्टर इमैनुअल का। इसके बाद वो क्या करता है कि शुरू में जो सार्डिनिया पिडमांट का क्षेत्र उसको पहले मजबूत करता है, और मजबूत करने के बाद वेनेशिया और लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया से वो छीन लेता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया से वो क्या करता है, छीन लेता है वेनेशिया लोम्बार्डी। और वेनेशिया लोम्बार्डी क्या था, पहले हमने आपको बताया ना कि पहले वो ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में था, लेकिन जब नेपोलियन वहां पे पहुंचा था ना तो उसने ऑस्ट्रिया को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन जब वियना व्यवस्था आई तो उस वियना व्यवस्था के अंतर्गत वेनेशिया और लोम्बार्डी एक बार फिर से जो है वो क्या होता है कि, और ये उत्तर का इलाका है, उत्तर का इलाका याद रखना है, ठीक है। मैं ये मैप जो है ना वो क्या है कि वो अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ऊपर जो है ना, ऊपर इस साइड में देखिएगा पिडमांट होगा, और नीचे आपने देखा कोर्सिका जो वहां पे वो हो जाएगा आपका पिडमांट, सार्डिनिया। तो सार्डिनिया पिडमांट का क्षेत्र, उसी के बगल में आपको परमा, मोडेना, टस्कनी दिखेगा। उसके थोड़ा सा ऊपर आपको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में लगभग जो है आपको दिखेगा वेनेशिया और लोम्बार्डी दिखेगा। तो वेनेशिया और लोम्बार्डी जो था वो ऑस्ट्रिया के शासक के कब्जे में था, और जो परमा, मोडेना और टस्कनी जो था ना वो एक तरह से ऑस्ट्रिया का ही क्लाइंट स्टेट था। क्लाइंट स्टेट कहने का मतलब है ना कि ऑस्ट्रिया के प्रति ही वो वफादार था, और वहां के जो शासक होते थे ना वो ऑस्ट्रिया के शासक का जो राजकुमार वगैरह होता था उसी सबको बना दिया जाता था। तो इसीलिए परमा, मोडेना और टस्कनी को जो है वो कहा जाता है वेनेशिया, और लोम्बार्डी का जो है वो कहा जाता है उसका क्लाइंट स्टेट कहा गया। फिर उसके नीचे जब आओगे तो पेपल स्टेट आपको दिखेगा, ठीक है, रोम वगैरह का क्षेत्र दिखेगा, पेपल स्टेट है ना। और उसके नीचे जब आएंगे तो नेपल्स और सिसिली ये क्षेत्र दिखेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है काबुर ने ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया, वेनेशिया लोम्बार्डी को कब्जा में कर लिया, इधर हो गया। और इसके बाद फिर क्या होता है कि उसके लगभग कुछ समय के बाद फिर गैरीबाल्डी आता है। तो गैरीबाल्डी ने क्या किया, उधर समुद्र के इलाके से जाकर वो क्या करता है, सिसिली और नेपल्स को जो है वो क्या करता है, कब्जे में कर लेता है, ठीक है। इसके बाद बच जाता है वो पेपल स्टेट बचता है। तो पेपल स्टेट की विजय भी बाकी ही था, लेकिन इसके पहले ही गैरीबाल्डी हो या फिर काबुर है उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो विक्टर इमैनुअल जो है अपनी कमान संभालता है। और एक बात और जो है थोड़ा सा मैं उसको जो है डिस्कस कर दूं कि मैंने अभी क्या बताया कि अभी ये बताया कि सबसे बड़ा कि सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में होगा, और सबसे बड़ा अवरोध जो है वो ऑस्ट्रिया है। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या बताई थी, तीसरा महत्वपूर्ण बात बताई थी कि बिना अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ये संभव नहीं होगा। और याद रखना है यहीं से एक सवाल आता है, और वो सवाल जुड़ा हुआ है क्रीमिया के पंख से ही इटली का एकीकरण कार्य पूरा होता है। क्रीमिया के पंख से ही इटली का जन्म होता है। तो ये क्रीमिया का जो पंख है ना, यही जो है वो क्या है कि ये मतलब दिखाता है काबुर का उस निष्कर्ष को जिसके अंतर्गत उसने कहा था कि बिना अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संभव नहीं है। तो फिर क्रीमिया का युद्ध जो है वो क्या हुआ था, एक तरफ उधर ऑस्ट्रिया था, इसके बाद एक तरफ जो है कह सकते हैं ऑस्ट्रिया नहीं, एक तरफ फ्रांस नहीं ब्रिटेन था, इसके बाद प्रशा था, और इसके बाद तुर्की था, और दूसरी तरफ जो था ना, दूसरी तरफ रूस था। तो वो जब युद्ध हुआ ना, युद्ध जब हुआ क्रीमिया का युद्ध, तो उसमें जो है कह सकते हैं कि ये जो काबुर था उसने उसे एक अवसर के रूप में देखा, और उसने क्या किया कि वहाँ पर उसने मित्र राष्ट्र के सहयोग में, यानी कि वो जो है तुर्की हो गया या प्रशा हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया, उसके पक्ष में क्या करता है कि वो अपनी सेना भेजता है। और सेना जब भेजता है तो उसमें ये कहा जाता है कि वो सैनिक जो होता है वहाँ पर जाके, तो उससे क्या होता है ना कि ब्रिटेन जो है वो एक प्रकार से वहाँ पर बहुत खुश हो जाता है,
उसको ये लगता है कि इसने विषम परिस्थितियों में अपनी सेना से जो है सहयोग दिया। लेकिन ये जो है इसके बाद क्या होता है ना कि जब क्रीमिया युद्ध में विजयी हो जाते हैं तो फिर एक बैठक होती है, मीटिंग होता है, उसमें समझौता होना होता है। तो आप समझ जाइए कि इटली को भी बुलाया जाता है, काबुल को भी बुलाया जाता है। तो काबुल को बुलाया जाता है और काबुल ने क्या किया, उस बैठक में इटली की समस्या का वो इंटरनेशनलाइजेशन कर देता है। उस समय जो है आप समझ जाइए कि देखिए विक्टर इमैनुअल का जो योगदान है वो योगदान किस रूप में, जब उसने अपनी सेना को मित्र राष्ट्र के सहयोग के भेजा ना काबुल ने, तो कहा जाता है कि क्या होता है वहाँ के जो कुछ नीति निर्धारक होते हैं ना, विपक्ष उपक्ष, अब जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो और रूस में अपने सेना को, भारत की सेना को भेज दिया जाए, तो भाई विपक्ष सवाल करेगा ना, काहे इसमें कूद रहे हैं आप, है ना, करेगा ना। तो अब तो ये चीज़ डिपेंड, लेकिन काबुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो विपक्ष है उन सब ने कहा कि भाई क्यों भेज रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन विक्टर इमैनुअल जो था ना, वो जो है उसने उसका सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, तो सपोर्ट किया। तो वहाँ पे सेना भेजा, तो उसको बुलाया गया, इंटरनेशनलाइजेशन हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि इसका, इसलिए क्रीमिया के पंख से जो है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ देशों का सपोर्ट मिलता है उसको यूनिफिकेशन में, है ना। तो ये सब धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर जो है एक तरह से होता है और उसके बाद वो जीत जाता है, उसके बाद यूनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो समझ में मेरी बात आ रही है। तो ये है एक प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जो है बात। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब कुछ चीज़ें आप नोट करना चाहेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज, इटली बिफोर यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन का जो कार्य है ना, ये 1815 से 1871 तक चलता है। 1815 जो है ये वियना कांग्रेस, और 1871 जो है रोम का विलय। पेपल स्टेट की राजधानी, पेपल स्टेट की राजधानी। ठीक है, ये जो इटली था कई राज्यों में विभक्त था। कई राज्यों में विभक्त। वो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? एक हो जाएगा सार्डिनिया पिडमांट, इसके बाद परमा, मोडेना व टस्कनी। परमा, मोडेना व टस्कनी, इसके बाद वेनेशिया, लोम्बार्डी, इसके बाद पेपल स्टेट, पेपल स्टेट, ठीक है, पेपल स्टेट हो गया। और इसके बाद सिसिली व नेपल्स, नेपल्स, सिसिली व नेपल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। तो यहां पर देखिए, एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए, अब एक बात समझिएगा,
कि देखिए क्या क्या राज्य, कितने टोटल स्टेट हमने कितने बताए थे, टोटल जो है 8 स्टेट बताया था, कुल 8 राज्यों में। राज्यों में विभक्त, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। सार्डिनिया, पिडमांट, परमा, मोडेना, टस्कनी। सार्डिनिया, पिडमांट, परमा, मोडेना, टस्कनी, वेनेशिया, लोम्बार्डी, पेपल स्टेट, पेपल स्टेट, सिसिली व नेपल्स, सिसिली व नेपल्स, ठीक है। तो सार्डिनिया, पिडमांट, परमा, मोडेना, टस्कनी, वेनेशिया, लोम्बार्डी, पेपल स्टेट, सिसिली व नेपल्स, नोट कर लिया, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगा, जस्ट बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इटली, ठीक है। तो इटली का सबसे पहली चीज कि वो 8 राज्यों में विभक्त था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि इसमें जो वेनेशिया लोम्बार्डी था ना, ये वेनेशिया लोम्बार्डी पर किसका कब्जा था, ठीक है। यहां पर इस चीज को समझना है कि ये जो है वेनेशिया लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष नियंत्रण, और परमा, मोडेना, टस्कनी जो था ये जो है इस पर ये ऑस्ट्रिया का क्लाइंट स्टेट, यानी इसकी वफादारी ऑस्ट्रिया के प्रति, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं 8 राज्य में 5 स्टेट जो था वो ऑस्ट्रिया के ही कंट्रोल में था। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और पेपल स्टेट जो हो जाएगा पोप का राज्य, मध्यवर्ती इटली, राजधानी रोम, राजधानी रोम, समस्त इटली का ही नहीं यूरोप का भी केंद्र, समस्त यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी, ठीक है। पेपल स्टेट, पोप, ठीक है। पेपल स्टेट हो गया मध्यवर्ती इटली, राजधानी रोम, इटली का ही नहीं समस्त यूरोप की सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी, ठीक है, कर लिया। इसके बाद यहां पे देखना है, ये हो गया पेपल स्टेट, ठीक है। और एक चीज जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है किंगडम ऑफ टू, साउथ इटली,
किंगडम ऑफ टू। ठीक है, क्या क्या इसमें हो जाएगा? नेपल्स, सिसिली का स्पेलिंग क्या होगा? सिसिली। ठीक है, सिसिली। ठीक है, और यहीं पे जान लीजिए कि यहां का एक शासक हुआ करता था, मूरत, और ये नेपोलियन का जीजा जी हुआ करते थे। नेपोलियन का जीजा, बहन का हस्बैंड, यानी नेपोलियन का जीजा। और आप ये समझ लीजिए कि नेपोलियन की एकीकरण में इसका अपना योगदान, ये बाहर का क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन यहां का जो शासक था मूरत, ठीक है, ये नेपोलियन तो इटली का शासक तो था नहीं ना, ये कहां का शासक था? फ्रांस का शासक था। तो फ्रांस का ये शासक था, बुर्बो वंश के नेतृत्व में ही, तो बुर्बो वंश के ही काल में तो क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर उसका अंत हो जाता है। नेपोलियन जो है वो क्या करता है कि वो वहां पर एक प्रकार से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेता है। तो उसके बाद वो इटली जाता है, इटली के एकीकरण में इसका अपना योगदान रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि स्थानीय शासक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपल्स यानी साउथ इटली का शासक मूरत था, और ये मूरत सर्वप्रथम, ये इटली के एकीकरण की पहली कोशिश मूरत के द्वारा की जाती है। इटली के एकीकरण की पहली कोशिश इसी के द्वारा किंतु असफल, इसी के द्वारा किंतु असफल रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक, आपको यहां पर एक चीज समझ में आ गया। ठीक है ना, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा राज्य है, किसकी क्या भूमिका है या किस तरह की स्थिति में है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि किसका क्या योगदान है। ठीक है ना, ये चीज आपको यहां पर समझने की कोशिश करनी है। तो एकीकरण के पूर्व की स्थिति में देख रहे हैं। अब इसी में क्या होता है, एकीकरण 1815 के पहले की बात करें, इसी में क्या आएगा? नेपोलियन आएगा। तो नेपोलियन जो है वो क्या करेगा? वो विश्व के विजय का जो है, तो यहां पर जो है नेक्स्ट होगा नेपोलियन। को इटली जीतता है। ठीक है, आप ये समझ जाइए, नेपोलियन का युग अठारह 14-15 तक पूरे यूरोप को हिला दिया था। इटली पर नियंत्रण के बाद
कुछ समय के लिए एकीकरण करता है। ठीक है, पहली चीज वो क्या करता है, इटली का एकीकरण। दूसरी चीज कि वहां राष्ट्रवाद का अलख जगाता है। राष्ट्रवाद का अलख जगाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। ठीक है, गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। चार, एक सी मुद्रा प्रणाली नेपोलियन कोड की स्थापना करता है। ठीक है, ये सब काम जो है और क्या करता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। ऑस्ट्रिया, आप एक पर एक लिख सकते हैं, ऑस्ट्रिया को इटली से खदेड़ देता है। इटली को ऑस्ट्रेलिया से खदेड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया नेपोलियन, है ना। अब ये हो गया कि मतलब जो है फ्रांस की, इटली की स्थिति यूनिफिकेशन के पहले क्या था। अब यूनिफिकेशन, एकीकरण में सहायक तत्व। ठीक है, एकीकरण में सहायक तत्व जो है वो क्या क्या था। ठीक है, सबसे पहली चीज गौरवशाली अतीत, एक ही नस्ल के लोग, लैटिन भाषा का केंद्र, यह मध्यकालीन यूरोप की भाषा थी। कैथोलिक धर्म का प्रधान केंद्र, कैथोलिक धर्म का प्रधान केंद्र। पांचवा हो जाएगा, ठीक है, लैटिन भाषा का केंद्र था और इटालवी भाषा सबकी भाषा थी, इटालवी भाषा भी। ठीक है, पांचवी बात कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा
समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो आप बोलोगे ये कैसे पहुंचा, तो ये नेपोलियन की वजह से पहुंचा था। ठीक है, लिख लिया। अब एकीकरण में बाधक तत्व क्या क्या होगा, और एक चीज और लिख सकते हैं, छठा लिख लीजिएगा, नेपोलियन ने एकीकरण का स्वाद चखा दिया था। एकीकरण का स्वाद चखाया था। अब एकीकरण में बाधक तत्व, ठीक है, एकीकरण में बाधक तत्व प्रतिक्रियावादी शासन पद्धति। कई राज्यों में विभक्त। तीसरा, पेप्पल राज्य, ये एकीकरण का विरोधी था। चौथा हो जाएगा दयनीय आर्थिक स्थिति। राज्य एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे। छठा हो जाएगा ऑस्ट्रिया, छठा ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये हो गया। कल की क्लास में जो है ना मेजनी, काबूर और ये सब हम लोग समझ लेंगे, फिर एक तरह से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।